और फिर एक छोटी सी बच्ची की दबी हुई चीख, पापा। इसके बाद एक कान फाड़ देने वाला धमाका और सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। अंधेरा, एक ऐसा घुप अंधेरा जो सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि रूह को भी अंधा कर दे। इस अंधेरे को चीरती हुई सिर्फ एक आवाज आ रही थी, बारिश की तेज बूंदों की और दूर बजते एम्बुलेंस के सायरन की, और फिर एक छोटी सी बच्ची की दबी हुई चीख, पापा। इसके बाद एक कान फाड़ देने वाला धमाका और सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये उस खौफनाक रात का सच है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। आज से ठीक 3 महीने पहले मुंबई के दिल में एक ऐसा भयंकर सीरियल ब्लास्ट हुआ था जिसमें 250 से ज्यादा बेगुनाह भारतीय मारे गए थे। उस मलबे के बीच मौत के उस खामोश तांडव में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक अंडरकवर एजेंट भी मौजूद था। उसका कोड नेम था कबीर। कबीर कोई आम एजेंट नहीं था, वो रॉ की ब्लैक ऑप्स यूनिट का सबसे खतरनाक, सबसे स्मार्ट और खामोश शिकारी था। उस रात रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे के नीचे से कबीर ने एक 7 साल की बच्ची की लाश निकाली थी। उस बच्ची के हाथ में एक आधी जली हुई खून से सनी गुड़िया थी। वो गुड़िया आज भी कबीर की डेस्क पर रखी थी। उस गुड़िया पर लगा वो खून हर रात कबीर को सोने नहीं देता था। वो चीखें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजती थीं। कबीर के दिल में एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसे सिर्फ एक ही चीज बुझा सकती थी, इंतकाम। एक ऐसा इंतकाम जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाने वाला था। इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था तारिक, एक ऐसा खूंखार और शातिर दरिंदा जिसका न कोई चेहरा पुलिस की फाइलों में था, न कोई उंगलियों के निशान। वो एक परछाई था जो कत्लेआम मचाकर गायब हो जाता था। लेकिन तारिक ये भूल गया था कि जब परछाइयों से खेलने की बात आती है तो रॉ के एजेंट से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता। कबीर ने 3 महीने तक दिन रात एक करके बिना सोए बिना रुके तारिक का सुराग निकाल लिया। तारिक भारत से हजारों किलोमीटर दूर दुबई के सबसे आलीशान और अभेद्य किले द रॉयल पाम 7 स्टार होटल की 45वीं मंजिल के पेंट हाउस में छिपा बैठा था। ये होटल नहीं बल्कि एक चलता फिरता किला था। चप्पे चप्पे पर लेजर सिक्योरिटी, हाईटेक बायोमेट्रिक स्कैनर्स और तारिक की सुरक्षा में तैनात 12 खूंखार हथियारबंद मर्सनरीज जिनके पास मिलिट्री ग्रेड हथियार थे। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तारिक उस पेंट हाउस में बैठकर भारत पर एक और बड़े और खौफनाक हमले की प्लानिंग कर रहा था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक सीक्रेट वॉर रूम में मीटिंग हुई। कबीर को सीधा और खौफनाक आदेश मिला, तारिक हमें चाहिए जिंदा, बिना एक भी गोली की आवाज के, बिना दुबई पुलिस को भनक लगे। उसे वहां से उठाओ और भारत की जमीन पर घसीट कर लाओ। लेकिन याद रहे कबीर, ये एक डिनायबल ऑपरेशन है। अगर तुम पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें पहचानने से साफ इंकार कर देगी। तुम अपने दम पर हो। इस नामुमकिन मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मिडनाइट स्नैच। कबीर ने अपनी एक छोटी लेकिन दुनिया की सबसे घातक टीम तैयार की। इस टीम में सिर्फ 3 लोग थे। पहला था आर्यन, जो एक जीनियस हैकर था और मीलों दूर से किसी भी देश का सिक्योरिटी ग्रिड हैक कर सकता था। दूसरी थी सारा, एक बेखौफ गेटवे ड्राइवर और स्नाइपर जो होटल के बाहर एक पावरफुल काले रंग की स्पोर्ट्स एसयूवी में इंतजार करने वाली थी। और तीसरा था विक्रांत, कबीर का पुराना पार्टनर और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का ऐसा उस्ताद जो बिना आवाज किए किसी की भी जान ले सकता था। दुबई की वो रात बेहद सर्द थी। रात के 1 बज चुके थे। बुर्ज खलीफा की नीली रोशनी बादलों को चीर रही थी। आर्यन अपनी डार्क वैन में बैठा सिस्टम हैक करने की तैयारी कर रहा था। उसने कबीर को ईयरपीस पर मास्टर प्लान समझाया। कबीर, आर्यन की आवाज गूंजी, होटल का सिक्योरिटी ग्रिड बहुत तगड़ा है। मैं मेन सर्वर को सिर्फ 60 सेकंड के लिए ब्लाइंड कर सकता हूं। उन 60 सेकंड के लिए 45वीं मंजिल के कैमरे लूप पर चले जाएंगे और सिक्योरिटी रूम को सिर्फ खाली कॉरिडोर दिखेगा। उन 60 सेकंड में तुम्हें और विक्रांत को 45वीं मंजिल पर मौजूद 3 संतरियों को मारना होगा, भारी लोहे का दरवाजा खोलना होगा और तारिक को बेहोश करके बाहर लाना होगा। ठीक 61वें सेकंड में रेड अलार्म बज जाएगा। प्लान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 60 सेकंड, सिर्फ 60 सेकंड में मौत का खेल खत्म करना था। रात के 2:15 कबीर ने सफेद शर्ट, काली पैंट और लाल टाई पहनी। वो एक रूम सर्विस वेटर के भेष में होटल के शानदार सोने से जड़े कॉरिडोर में चल रहा था। उस ट्रॉली के नीचे रखे बर्फ के बकेट के अंदर उसकी ग्लॉक पिस्तौल और बेहोश करने वाले सिरिंज छिपे थे। उसी वक्त विक्रांत मेंटेनेंस वर्कर की ड्रेस पहनकर सर्विस एलिवेटर के डार्क शाफ्ट लिफ्ट की केबल वाली अंधेरी जगह से 45वीं मंजिल की तरफ चढ़ रहा था। कबीर के कान में आर्यन की आवाज आई, सिस्टम हैक इनिशिएटेड, 3, 2, 1, कैमरे लूप पर हैं, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। घड़ी की टिक टिक शुरू हुई। 60 सेकंड। कबीर लिफ्ट से 45वीं मंजिल पर कदम रखता है। सामने एक लंबा सा कॉरिडोर है।
तारिक के कमरे के बाहर 3 भारी भरकम ब्लैक सूट पहने हुए गार्ड्स खड़े थे। उनके कोट के अंदर सब मशीन गन साफ छलक रही थी। एक गार्ड ने कबीर को देखकर अपनी बंदूक पर हाथ रखा और अरबी भाषा में उसे वहीं रुकने का इशारा किया। कबीर सिर झुकाए अपनी ट्रॉली लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 50 सेकंड बचे थे, तभी बिना किसी आवाज के कॉरिडोर की छत की वेंटिलेशन ग्रिल खुली। ऊपर से विक्रांत एक खामोश परछाई की तरह सीधे सबसे पीछे वाले गार्ड की गर्दन पर गिरा। विक्रांत के गिरते ही गार्ड का संतुलन बिगड़ा। पलक झपकने से भी पहले विक्रांत ने अपनी टैक्टिकल नाइफ एक ही झटके में उस गार्ड की रीढ़ की हड्डी में उतार दी। एक हल्की सी सिसकी निकली और वो गार्ड जमीन पर ढेर हो गया। फर्श पर बिछे महंगे ईरानी कालीन पर उस गार्ड का गाढ़ा खून तेजी से फैलने लगा। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं। बाकी दोनों गार्ड्स झटके से पलटे। इससे पहले कि वो अपनी मशीन गन निकाल पाते, कबीर ने बर्फ की बकेट से अपनी साइलेंसर लगी ग्लॉक निकाली। पीऊं पीऊं 2 खामोश गोलियां सीधा दूसरे गार्ड के माथे को चीरती हुई निकल गईं। उसका सिर झटके से पीछे गया और खून की खौफनाक छींटें छप गईं। तीसरा गार्ड एक खूंखार जानवर की तरह कबीर पर झपटा। उसके धक्के से कबीर के हाथ से बंदूक छिटककर दूर गिर गई। अब शुरू हुई मौत की नंगे हाथों की लड़ाई। गार्ड ने कबीर का गला अपनी मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया। कबीर की सांसें उखड़ने लगी, लेकिन कबीर रॉ का वो हथियार था जिसे हारना नहीं सिखाया गया था। उसने अपना घुटना पूरी ताकत से उस गार्ड की पसलियों में मारा। हड्डी टूटने की कड़क आवाज पूरे कॉरिडोर में पहुंच गई। कबीर ने गार्ड को कॉलर से पकड़ा, उसे जमीन पर पटका और अपने भारी बूट से उसके जबड़े को पूरी ताकत से कुचल दिया। वो गार्ड वहीं शांत हो गया। उसका खून फर्श पर रिसने लगा। 25 सेकंड बचे थे। कबीर और विक्रांत तारिक के मास्टर स्वीट के भारी दरवाजे पर हैकिंग डिवाइस लगाते हैं। बीप क्लिक, दरवाजा खुलता है। दोनों अपनी बंदूक के ताने अंदर घुसते हैं। 15 सेकंड बचे हैं, लेकिन कमरे के अंदर का नजारा देखकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा बिल्कुल खाली था। बिस्तर पर कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक लैपटॉप चालू था, जिसकी स्क्रीन पर कबीर और विक्रांत का चेहरा नजर आ रहा था। तभी लैपटॉप से तारिक की खुरदुरी, जहरीली और खौफनाक आवाज गूंजी। वेलकम टू दुबई एजेंट कबीर। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे आने की भनक नहीं लगेगी? मैं जानता था कि तुम हिंदुस्तानी कुत्ते मुझे सूंघते हुए यहां तक जरूर आओगे। कबीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। ईयरपीस पर आर्यन चिल्ला रहा था, कबीर ये एक ट्रैप है, बाहर निकलो, कैमरे का लूप टूटने वाला है, सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। लेकिन कबीर अपनी जगह से नहीं हिला। तारिक लैपटॉप पर हंसते हुए कह रहा था, मैं इस वक्त 46वें फ्लोर के सीक्रेट पेंट हाउस में हूं और कबीर मेरे पास एक बहुत ही खास मेहमान है। लैपटॉप का कैमरा घूमा और स्क्रीन पर जो दिखा उसने कबीर के खून को खौला दिया। स्क्रीन पर एक 10 साल का मासूम लड़का कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि दुबई में मौजूद भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसडर का बेटा था, जिसे तारिक ने सुबह ही किडनैप करवा लिया था। तारिक की खौफनाक हंसी गूंजी। अगर तुम यहाँ से जिंदा भाग भी गए कबीर, तो कल सुबह इस बच्चे की लाश दुबई पुलिस को मिलेगी और इसका पूरा इल्जाम हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ पर आएगा। 0 सेकंड। सिस्टम का लूप टूट गया। कैमरे वापस चालू हो गए। नीचे लॉबी में होटल सिक्योरिटी के मॉनिटर्स पर 45वीं मंजिल पर पड़ी लाशें और उनका खून साफ नजर आ गया। पूरे होटल में रेड अलर्ट का कान फाड़ देने वाला सायरन बजने लगा। होटल को लॉकडाउन कर दिया गया। विक्रांत ने कबीर को कंधे से हिलाया। कबीर, मिशन अबॉर्ट, हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा, दुबई पुलिस रास्ते में है। लेकिन कबीर की आंखों में उस 7 साल की बच्ची की जली हुई गुड़िया घूम रही थी। उसने अपने दांत पीसे। नहीं विक्रांत, मैं इस मासूम बच्चे को मरने नहीं दूंगा। और तारिक आज इसी होटल से मेरे साथ भारत जाएगा। ये एक हिंदुस्तानी का वादा है। कबीर का मास्टरमाइंड दिमाग बिजली की तेजी से काम कर रहा था। वो जानता था कि 46वें फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट बंद कर दी गई होगी और सीढ़ियों पर भारी गार्ड्स होंगे। उसने अपनी बेल्ट से मिलिट्री ग्रेड C4 विस्फोटक का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे कमरे की छत पर चिपका दिया। कवर लो! एक दबे हुए लेकिन बेहद ताकतवर धमाके के साथ छत में एक बड़ा सुराख हो गया। 46वें फ्लोर का फर्श टूटकर नीचे गिरा। पूरे कमरे में सीमेंट का धुआं और धूल भर गई। उस घने धुएं के बीच से कबीर और विक्रांत ने सीधे 46वीं मंजिल में छलांग लगा दी। धुएं के बीच तारिक के 4 खूंखार बॉडीगार्ड्स अंधाधुंध अपनी ऑटोमेटिक राइफलें चलाने लगे। गोलियों की तड़तड़ाहट से होटल की दीवारें छलनी हो गईं, लेकिन कबीर धुएं का फायदा उठाकर परछाइयों में विलीन हो गया। वो परछाई बनकर एक एक के पीछे से आया, किसी की गर्दन तोड़ी तो किसी के सीने में खामोशी से अपना चाकू उतारा। खून के छींटों से फर्श सन चुका था। जब धुआं थोड़ा छटा तो सामने तारिक उस छोटे बच्चे के सिर पर अपने पिस्तौल ताने खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो घबरा कर चिल्लाया, पीछे हट जाओ कबीर, वरना मैं इस बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। कबीर ने अपनी बंदूक धीरे से नीचे फर्श पर रख दी। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। ठीक है तारिक, मैं हार मानता हूं। बच्चे को छोड़ दे। तारिक के चेहरे पर एक शैतानी और जीत की मुस्कान आ गई, लेकिन वो दरिंदा कबीर के खौफनाक प्लान को नहीं समझ पाया था। कबीर ने अपनी बंदूक नीचे रखते समय बेहद चालाकी से अपने भारी बूट के अंदर छिपी एक छोटी सी थ्रोइंग नाइफ निकाल ली थी।
पलक झपकने से भी कम समय में कबीर का हाथ हवा में बिजली की तरह घूमा। एक सुई की खौफनाक आवाज के साथ वो तेज धार वाला चाकू सीधा तारिक के कंधे के आर पार हो गया। तारिक दर्द से चीख पड़ा और उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी। इससे पहले कि तारिक संभल पाता, कबीर ने हवा में एक चीते की तरह छलांग लगाई और एक जोरदार फ्लाइंग किक सीधा तारिक के जबड़े पर चढ़ दी। तारिक हवा में उछलकर दीवार से टकराया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रांत ने फुर्ती से उस बच्चे को खोला और सुरक्षित किया। कबीर ने अपनी जेब से एनेस्थीसिया यानी बेहोशी का एक भारी डोज निकाला और तारिक के गर्दन में ठोक दिया। अब वो कम से कम 10 घंटे तक नहीं उठने वाला था। आर्यन, हमारा पार्सल पैक हो गया है, एक्सट्रैक्शन रूट बताओ, कबीर ने रेडियो पर चिल्लाकर पूछा। आर्यन की घबराई हुई आवाज आई। कबीर, दुबई पुलिस की 20 से ज्यादा गाड़ियां होटल पहुंच चुकी हैं। उन्होंने पूरा मेन गेट ब्लॉक कर दिया है। तुम्हें बेसमेंट के लॉन्ड्री रूट से निकलना होगा। सारा वहां इंतजार कर रही है। समय रेत की तरह फिसल रहा था। कबीर और विक्रांत ने बेहोश तारिक को एक बड़ी सी लॉन्ड्री कार्ट में ठूंस दिया। उसके ऊपर से ढेर सारे गंदे तौलिए डाल दिए ताकि वो छिप जाए। विक्रांत उस छोटे बच्चे को अपने पीछे सुरक्षित लेकर चल रहा था। वे सर्विस एलिवेटर से सीधे बेसमेंट की तरफ उतरे। जैसे ही लिफ्ट बेसमेंट में खुली, सामने 3 हथियारबंद होटल सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वे लॉन्ड्री कार्ट को चेकिंग के लिए रोकने ही वाले थे कि कबीर ने बिना कुछ सोचे उस भारी कार्ट को पूरी ताकत से उन गार्ड्स की तरफ धक्का दे दिया। कार्ट जोर से गार्ड से टकराई और वो जमीन पर गिर पड़े। इसी बीच कबीर और विक्रांत दौड़कर बाहर निकले, जहां सारा अपनी काले रंग की मॉडिफाइड एसयूवी का दरवाजा खोले उनका इंतजार कर रही थी। वे सब गाड़ी में कूदे। सारा ने एक्सेलरेटर पर अपना पूरा जोर लगा दिया। एसयूवी के पहिए जमीन पर चिंगारियां छोड़ते हुए और चीखते हुए होटल के बेसमेंट से बाहर निकले। अब शुरू हुई दुबई की चमकचमाती सड़कों पर मौत की वो रेस जिसे वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। पीछे दुबई पुलिस की दर्जनों गाड़ियां लाल नीली बत्तियां और कान फाड़ देने वाले सायरन बजाते हुए उनका पीछा कर रही थीं। सारा स्टीयरिंग को एक प्रोफेशनल रेसर की तरह घुमा रही थी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी भारी भरकम गाड़ी खजूर के पेड़ों और चमकते हुए नियॉन होर्डिंग्स के बीच से कट मारते हुए गुजर रही थी। एक पुलिस की गाड़ी ने उन्हें साइड से टक्कर मारकर सड़क से उतारने की कोशिश की। सारा ने जोर से रेस लगाई। सामने देखा तो पुलिस की गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया। सारा ने काली एसयूवी का जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी बीच सड़क पर पलटी खा जाती है। विक्रांत चिल्लाता है, सारा, सारा, कबीर, कबीर। फिर अचानक एक चुप्पी। फिर आगे क्या हुआ? क्या कबीर, विक्रांत, सारा, बच्चा और आतंकी तारिक भारत पहुंच पाएंगे?